मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो। मेरा नाम जेपी सिंह है, सैनिक फार्म के रेजिडेंट है जी, सरवा के बेसिकली रेजिडेंट है। हमारा 50 साल से हम वहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। अगर आप मोदी साहब के होते हुए ये काम नहीं होगा तो शायद दोबारा कभी और कोई आएगा ही नहीं जो ये हमारा काम कर सके। तो हमारी मोदी खत्म करो, खत्म करो। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बताता हूँ, कोई ये आम लोग नहीं है, कोई खास लोग भी नहीं है, ये नॉर्मल वोटर है जो कि संवैधानिक अधिकार इनको मिलना चाहिए। संवैधानिक अधिकार के तहत दिल्ली में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो चाहेगा कि अपने घरों का मालिकाना हक उन्हें मिले, मगर ये एक ऐसी चीज और एक ऐसी घटना पूरी दिल्ली में एक अनधिकृत कॉलोनी के बस्ती में एफ्लुएंट का टैग लगा के इन सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है पीएम उदय योजना के प्रोसेस से। आइए सभी से जानते हैं किस तरीके से इस मुद्दे को लेते हैं और किस तरीके से आने वाले चुनाव में किस तरीके से शिरकत करेंगे, नेताओं को किस तरीके से आईना दिखाएंगे, खासकर इस मुद्दे को मद्देनजर। क्या नाम है? और मेरा नाम जेपी सिंह है, सैनिक फार्म के रेजिडेंट है जी, सरवा के बेसिकली रेजिडेंट है। हमारा 50 साल से हम वहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। अगर आप मोदी साहब के होते हुए ये काम नहीं होगा तो शायद दोबारा कभी और कोई आएगा ही नहीं जो हमारा काम कर सके। तो हमारी यही गुंजाइश है कि भी इसको किसी तरीके से भी इसको किया जाए, हर हालत में किया जाए। मगर सर चुनाव आने लग रहा है और चुनाव में फिर वही नेता वाली बात हमेशा ही दिख, नेता पहले ठीक भी थे, अब तो एकदम वादा खिलाफी चल रही है हर चीज के ऊपर। चुनाव का और इससे कोई मतलब है ही नहीं। सवाल तो ये है कि हर किसी को, जितने भी ये सैनिक फार्म के लोग हैं, सब अच्छी तरह से टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा यहाँ तक कि हम लोग अपनी रिपेयर भी नहीं करवा सकते, जिसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। सर किस तरीके से मुद्दे को सर खेले चुनाव में नहीं है, मगर नेता हमेशा चुनाव को बेस बना करके मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। अब फिर वही मुद्दा लग रहा है कि नक्कर कॉलोनी का मुद्दा लेके आएंगे। जैसे हमारे कुलीग बता रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो रेगुलराइजेशन का मुद्दा है। तो अगर रेगुलराइजेशन के लिए 1700 कॉलोनी हो सकती है तो इनका भी मुद्दा सेम ही है। रेगुलराइजेशन में आप ये नहीं कर सकते यहाँ जी इनको करेंगे इनको नहीं करेंगे। वी आर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वी आर इंडियन रेजिडेंट्स। सीधा है, जब उनके साथ वो हुआ है वही हमारे साथ होना चाहिए, चाहे सैनिक फार्म है चाहे कोई और है। कोई एफुलेंट है वो अपनी मेहनत से है, सिंपल सी बात है वो तो। सर हम सैनिक फार्म के वासी हैं और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। हम जो है इतने सालों से, आज 24-25 सालों से हम आज इसका हाउस टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स तो हम पिछले 50 साल से दे रहे हैं, तो किसकी सब कुछ हम कर रहे हैं। तो हमारे से क्या गलती हो गई कि हाउस टैक्स देने के बावजूद भी, क्योंकि हाउस टैक्स ना दे रहे हो तो ये रेगुलराइज क्यों नहीं है? ये सीधा मुद्दा हाउस टैक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो आज जो है कि हमने भी प्लॉट खरीदे और उनपे बनाए, तो वो बनाने के बाद अगर हमें आज भी रेगुलराइजेशन के मुद्दे पे हमें अटकाया गया है, किस लिए अटकाया गया? तो इसका एक रीजन बताएं कि क्यों अटकाया हुआ है? क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा बन गया तो इसका मतलब अटका देंगे। अगर हमने छोटा घर बनाया होता तो हमें नहीं मतलब अटकाते। हाँ, तो कोई बड़ा घर बनाएगा तो उसका मतलब वो नहीं मिलेगा, रेगुलराइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? हमें एक रीजन दीजिए क्यों नहीं होगी। गलती से हमने पिछले 20 साल में थोड़े पैसे कमा लिए तो हमारी गलती है। तो पैसे कमा लिए तो मैं कह रहा हूँ चलो एक बार कमा तो एफुलेंट इसलिए बोली जा रहा है ना, नहीं सर, डेवलपमेंट चार्जेस भी देने को तैयार बैठे, हर चीज देने को तैयार बैठे। सीधी सी बात है कि आज जो है अगर हम आज पैसा कमा लिए तो उतना उससे ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक ऐसा सवाल है जो कि समझ से बाहर है, आपको समझ में आया कुछ अभी तक? हम तो 69 कॉलोनीज को 1731 के साथ लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि इंक्लूड करके पास करिए। वो करेंगे जी, अच्छी बात है, मगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये हो नहीं रहा है, आपके नेता आपके आगे पहुंचा रहे हैं, अमित शाह जी, मोदी जी क्या ले रहे हैं, आपके दोनों एमपीओ की बात निरस्त हो गई, आपकी दोनों एमपीओ की बात नहीं चली, हालांकि इन्होंने बताया था। क्या कहेंगे हम दोनों के लिए, मोदी जी और अमित शाह के लिए? देखो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में अगर हमें आगे कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट हमारी बात सुनेगी 100%।
जी, आपका क्या नाम है और क्या विचार है? मेरा नाम संजय है। मैं चाहता हूँ कि सभी कॉलोनियों को एक साथ लिया जाए। ये नहीं कि 69 कॉलोनीज को आप अलग कर दें और दूसरी कॉलोनियों को अलग अभी कर तक तो दें। किया हुआ है भेदभाव, अभी तक तो दिख रहा है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, किस बात का भेदभाव है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी आप युवा हैं और आप जिस तरीके से संविधानिक चीजों को गलत तरीके से आप ये सब सरासर गलत हो रहा है। 69 कॉलोनीज को जो अलग से रख दिया गया है, इसके ऊपर कोई जस्टिफाइड कॉज नहीं है, कोई रीजन नहीं है ऐसे रखने का, क्योंकि सारी जो और भी कॉलोनीज है, यहाँ तक कि जो यमुना बेट पे भी कॉलोनीज है, उनको भी रेगुलराइज कर दिया गया है। जो 17 कॉलोनीज हुई है, ये कॉलोनी जो है प्राइवेट लैंड की कॉलोनी है, उसके बावजूद भी इसको अलग कर दिया गया है। इसमें 69 कॉलोनीज को एक टैग दे दिया गया है कि अफ्लुएंट कॉलोनी है। अफ्लुएंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको उनके राइट्स नहीं दोगे, राइट्स सबको बराबर मिलते हैं। आप एक क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। किसी बेस पे कि वो अफ्लुएंट है, उनके पास पैसा ज्यादा है का मतलब ये नहीं है कि आप उनको रेगुलराइज नहीं करेंगे। उनको सारे राइट्स वही मिलने चाहिए जो बाकी सारी 1700 कॉलोनीज को दिए गए हैं। तो हमारी यही अपील है कि इस जो 69 कॉलोनियां हैं, इनको भी एट पार रखा जाए बाकी सारी कॉलोनीज के साथ, और इनको भी रहने का बेसिक राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ इन सारे रेजिडेंट्स को भी मिलना चाहिए, जो कि बाकी सारी कॉलोनीज को मिला है।